हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर हार्दिक राइसोनी आप सभी का इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूँ। बच्चे लोग, आज हम सीखने वाले हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट। हमने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कवर किया। फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन लिया, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं ये सीखा, हार्मोन्स क्या होते हैं ये सीखा, और उसके बाद हमने सबसे इंपॉर्टेंट दो ग्लैंड्स कवर किए, हाइपोथैलेमस, और उसके बाद हमने कवर किया था पिट्यूटरी ग्लैंड। आज हम इस पार्ट में और तीन न्यू ग्लैंड सीखने वाले हैं। हम सबसे पहले जाएंगे पाइनियल ग्लैंड के पास, फिर आएगा थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड। तो बच्चे लोग, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे हमारे टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सबसे पहले पाइनियल ग्लैंड। पाइनियल ग्लैंड ऑलरेडी मैंने बच्चों आपको कुछ इंपॉर्टेंट हेडिंग्स आपको के लिए रखी है। पाइनियल ग्लैंड काफी छोटू सा ग्लैंड है और बॉडी में एक ही हार्मोन सीक्रेट करता है, बट काफी इंपॉर्टेंट है। हम एक एक करके उसके बारे में 3 पॉइंट सीखने हैं हमें। सबसे पहले उसका लोकेशन होता कहाँ पे भाई ये ग्लैंड। पाइनियल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन डॉर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। डॉर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। अब फोरब्रेन बोले तो क्या होता है, कल ही हमने सीखा था। फोरब्रेन हमने कहाँ पे सीखा था, हाइपोथैलेमस के यहाँ पे। तो आज हम पाइनियल ग्लैंड में फोरब्रेन सीखेंगे। बेसिकली फोरब्रेन क्या होता है, ब्रेन जो होता है उसका सबसे ऊपर वाला पार्ट, उसे हम कहते हैं फोरब्रेन। उसके डॉर्सल साइड बोले तो उसके बैक साइड में रहेगा पाइनियल ग्लैंड। काफी छोटू सा ग्लैंड है। पाइनियल ग्लैंड के बारे में आपको जो एक चीज याद रखनी है, इट इज द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। पाइनियल ग्लैंड क्या है बच्चों लोग, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी। और पाइनियल ग्लैंड का फंक्शन क्या है बच्चों लोग, जब शुरुआती स्टेज पे रिसर्च हुआ करती थी तब लोग कहते थे कि पाइनियल ग्लैंड कुछ काम नहीं करता है बॉडी में, उसे भी वेस्टिजियल ऑर्गन कंसीडर किया जाता था। बट बाद में जब रिसर्च आगे बढ़ी तो हमें समझा कि पाइनियल ग्लैंड एक इंपॉर्टेंट हार्मोन बना रहा है। उस हार्मोन का नाम है बच्चे लोग मेलाटोनिन। मेलाटोनिन। अभी मेलाटोनिन क्या करता है, क्या होता है? आप बोलोगे मेलाटोनिन हमने सीखा है क्या फर्स्ट पार्ट में? नहीं बच्चे लोग, हमने जो फर्स्ट पार्ट में सीखा था वो था मेलानिन। ये जो हम सीख रहे हैं ये है मेलाटोनिन। दोनों में डिफरेंस है। मेलानिन क्या था, वो था स्किन का पिगमेंट। मेलाटोनिन क्या है, यह है हार्मोन सिक्रेटेड बाय पाइनियल ग्लैंड। और मेलाटोनिन का काम होता है, it regulates biological clock of the body. It regulates biological clock of the body. अब बायोलॉजिकल क्लॉक बोले तो क्या होगा? बायोलॉजिकल क्लॉक बोले तो बच्चों लोग, अब फॉर एग्जांपल मुझे रात को 12-1 बजे सोने की आदत है और सुबह 7 बजे मैं अप्रोक्सीमेटली जगता हूँ। तो रफली 12-1 बजे जब सोने की आदत है, हर रोज 11:30 हुए नहीं कि अपने आप मेरी आंखें बंद हो जाने लगती है, मुझे नींद आना शुरू हो जाती है और 12-12:30 तक मैं सो ही जाता हूँ। मुझे 7 बजे उठने की आदत है रोज, तो मैं रफली 6:30 बजे के आसपास मेरी नींद खुलना शुरू होती है और 7 बजे मैं अपने आप जग जाता हूँ। सिमिलरली अगर किसी को दोपहर को सोने की आदत होगी तो 1 बजे 2 बजे अपने आप वो आदमी हैंगओवर में चला जाता है और वो सोने की तैयारी में लग जाता है। तो ये जो हमारी रिदम होती है, बॉडी की सारी एक्टिविटीज है, इसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। और ये कंट्रोल करना मेलाटोनिन के हाथ में। बॉडी की स्लीप वेक साइकिल कंट्रोल करना। कौन सी साइकिल है बच्चे लोग? ये स्लीप वेक साइकिल, जिसे हम बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं। आदमी को कब सोना है, कब जागना है, ये कौन रेगुलेट करता है? मेलाटोनिन। अगर मेलाटोनिन की लेवल्स कम ज्यादा हुई तो आदमी की नींद में गड़बड़ी होगी। इसके साथ साथ मेलाटोनिन फीमेल्स में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फीमेल्स में मेलाटोनिन मेंस्ट्रुअल साइकिल भी रेगुलेट करता है। फीमेल को कब मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी, कब कौन सा फेज होगा, वो भी रेगुलेट करने का काम करेगा मेलाटोनिन। मेलाटोनिन काफी इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो कि हमारी डे टू डे एक्टिविटीज रेगुलेट कर रहा है। और मेलाटोनिन कौन बना रहा है? पाइनियल ग्लैंड। आपको नाम याद रखना है, पाइनियल ग्लैंड secretes melatonin which regulates the biological clock of the body, या फिर sleep wake cycle of the body. In females it also regulates menstrual cycle. और ये जो pineal gland, last point, it is also called as बच्चे लोग आपको याद रखना है, इसका दूसरा नाम एपिफाइसिस सेरेब्री. Epiphysis cerebri is the other name of pineal gland.
ये काफी कम बुक्स में दिया हुआ है, तो आपको याद रखना है, कभी भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब तक आया हुआ नहीं है बट इन फ्यूचर आने के चांसेस है, तो उसके लिए हमें ये नोट डाउन करके रखना पड़ेगा। चलो बच्चों, हम अगले हमारे टॉपिक पे जाते हैं। पाइनियल ग्लैंड काफी छोटा था, उस पर क्वेश्चंस नहीं है, हार्डली 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं कि पाइनियल ग्लैंड इज द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी, इट सीक्रेट्स मेलाटोनिन व्हिच रेगुलेट्स द बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप वेक साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट आते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जैसे फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, इट इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी का सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है? थायराइड ग्लैंड है। सबसे बड़ा कौन सा है? थायराइड ग्लैंड है। अब थायराइड ग्लैंड जबकि सबसे बड़ा है तो उसके फंक्शंस भी वैसे ही होंगे, बड़े बड़े फंक्शंस को प्ले करने वाला है। तो हम एक एक करके उसके बारे में सारी की सारी चीजें सीखेंगे। सबसे पहले हमें सीखना है उसकी लोकेशन। भाई साहब किधर होता है ये थायराइड ग्लैंड? ये जो आपका गला है ना, गला, गले में होता है, सेंटर के यहाँ पे रहेगा थायराइड ग्लैंड। इट्स लोकेशन इज इन फ्रंट ऑफ द नेक, इन फ्रंट ऑफ नेक एंटीरियर टू ट्रकिया। ट्रकिया के जस्ट आगे रहेगा थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का शेप पता है बच्चों लोग आपको? कौन सा शेप होता है थायराइड ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड होता है एच शेप। कौन सा शेप होता है थायराइड ग्लैंड का? एच शेप होता है थायराइड ग्लैंड का शेप। ये इस तरीके का एच शेप का थायराइड ग्लैंड रहेगा। अब इस शेप में आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो थायराइड ग्लैंड को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये जो राइट साइड में है इसे कहते हैं राइट लोब, और जो लेफ्ट साइड में है उसे कहते हैं लेफ्ट लोब। और राइट और लेफ्ट लोब को कनेक्ट करने वाला जो बीच वाला पार्ट है बच्चे लोग, इसे हम कहते हैं, ये बीच वाला जो पार्ट है इसे हम कहते हैं इस्थमस। इसे क्या कहना है? इस्थमस। तो थायराइड ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू राइट लोब, left lobe and a middle lobe which connects the two is called as isthmus. Isthmus connects right and left lobe of thyroid gland. अब थायराइड ग्लैंड को जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे, इसको कट करके जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तब हमें क्या दिखेगा बच्चों लोग? हमें दिखेगा कि एक ऐसे बड़े बड़े फॉलिकल्स रहेंगे। क्या रहेंगे? फॉलिकल रहेंगे, ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर्स रहेंगे जिसके अंदर रहेंगे क्यूबोइडल सेल्स। जिसके अंदर कौन से सेल्स रहेंगे? क्यूबोइडल एपिथेलियम रहेगा। ये क्यूबोइडल सेल्स रहेंगे, इन्हें हम कहते हैं बच्चे लोग थायराइड फॉलिकल्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? थायराइड फॉलिकल। और ये थायराइड फॉलिकल के बीच में, इन बिटवीन द 2 थायराइड फॉलिकल्स देयर इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। इन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम कहते हैं सी सेल्स। सी सेल्स का फुल फॉर्म होता है क्लियर सेल्स। इन्हें हम कहते हैं सी सेल्स या क्लियर सेल्स या पैराफोलिकुलर सेल्स। इसका दूसरा नाम क्या है? पैराफोलिकुलर सेल्स। और ये जो सारे के सारे फॉलिकल्स है एक बच्चे लोग, ये होता है एक लिक्विड के अंदर। ये पूरा का पूरा एक लिक्विड के अंदर होता है। इस लिक्विड को हम कहते हैं स्ट्रोमा। इस लिक्विड को हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। तो जब भी हम थायराइड ग्लैंड को कट करके माइक्रोस्कोप में देखेंगे हमें क्या क्या स्ट्रक्चर इंपोर्टेंट दिखने वाले हैं? सबसे पहले हमें दिखेगा एक लिक्विड, उस लिक्विड को हमें कहना है स्ट्रोमा। उसके बाद हमें ऐसे बड़े बड़े गोल गोल स्ट्रक्चर दिखेंगे, उसे हम कहते हैं थायराइड फॉलिकल। जिसे हम क्या कहते हैं? थायराइड फॉलिकल। इन बिटवीन थायराइड फॉलिकल्स देयर इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड एज सी सेल्स, ऑल्सो नोन एज पैराफोलिकुलर सेल्स। सी सेल्स बोले तो क्लियर सेल्स होते हैं ये। तो बच्चे लोग एक और जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, अब ये जो अभी हमने फॉलिकल बनाया, ये थायराइड फॉलिकुलर सेल्स बनाए, इसके अंदर भी एक लिक्विड होता है। ये जो व्हाइट कलर वाला पोर्शन है, इस लिक्विड को हम कहते हैं कोलोइड। इस लिक्विड को हम क्या कहते हैं? कोलोइड। तो आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि थायराइड फॉलिकल इज फिल्ड विद कोलोइड। थायराइड फॉलिकल इज लाइंड बाय व्हिच सेल्स? क्यूबोइडल एपिथेलियम। आपको याद रखना है। और इन बिटवीन 2 थायराइड फॉलिकल्स द ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इज सी सेल्स और पैराफोलिकुलर सेल्स। अब ये क्या क्या सिक्रेट करते हैं? थायराइड फॉलिकल, ये फॉलिकुलर सेल्स सिक्रेट करेंगे बच्चों लोग। फॉलिकुलर सेल्स ये सिक्रेट करते हैं थायराइड हार्मोन्स। थायराइड हार्मोन्स कौन से है? T3 एंड T4। आप बोलेंगे भाई ये T3 T4 क्या है? T3 T4 है ट्राई आयोडो थायरोनिन। थायरोनिन। वो T4 क्या है? T4 है टेट्रा आयोडो थायरोक्सिन।
ट्राई आयोडोथायरोनिन, टेट्रा आयोडोथायरोक्सिन, उसके नाम में ही है ट्राई आयोडो। तो ये T3 में कितने आयोडीन रहेंगे? 3 आयोडीन मॉलिक्यूल रहेंगे। और T4 में कितने रहेंगे? 4 आयोडीन रहेंगे। कितने आयोडीन रहेंगे? 4 T4 में, T3 में रहेंगे 3। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चे लोग? जो T3 होता है ये होता है शॉर्ट एक्टिंग, ये होता है शॉर्ट एक्टिंग। T4 होता है लॉन्ग एक्टिंग। T3 जो होता है ये होता है रैपिड एक्टिंग। T3 क्या होता है बच्चे लोग? रैपिड एक्टिंग। तो T4 होता है स्लो एक्टिंग। तो T3 जल्दी काम करता है बट थोड़ी देर के लिए काम करता है। तो T4 क्या करता है? धीरे धीरे काम करता है बट लंबे समय तक के लिए काम करता है। और जो एक्टिव थायराइड हार्मोन है बॉडी के अंदर T3 इनएक्टिव होता है। T3 बनने के बाद इसे कन्वर्ट कर दिया जाता है T4, जो कि है हमारा एक्टिव थायराइड हार्मोन। तो आपको याद रखना है दो थायराइड हार्मोन से, T3 ट्राइआयोडोथायरोनिन, T4 टेट्राआयोडोथायरोक्सिन। इसमें से जो मेन एक्टिव थायराइड हार्मोन है वो है T4। अब ये थायराइड हार्मोन्स क्या रोल प्ले करेंगे, क्या क्या फंक्शंस करते हैं बॉडी में? फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन्स। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम जो थायराइड ग्लैंड करता है बच्चे लोग बॉडी में, वो है इट रेगुलेट्स बीएमआर। अब बीएमआर बोले तो क्या रहेगा? बीएमआर मतलब होता है बेसिक मेटाबॉलिक रेट। बीएमआर क्या होता है बच्चों लोग? बेसिक मेटाबॉलिक रेट। अब बेसिक मेटाबॉलिक रेट क्या होता है उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा मेटाबॉलिज्म क्या होता है। थोड़ा सा टॉपिक से हटके जाऊंगा और आपको पहले बताता हूँ मेटाबॉलिज्म क्या होता है, उसके बाद आते हैं बेसिक मेटाबॉलिक रेट पे। मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल ऑफ ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग इन द बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है उसे हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। उसे हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। और फिर बीएमआर बेसिक मेटाबॉलिक रेट, ये क्या रहेगा? बेसिक मेटाबॉलिक रेट रहेगा कि बॉडी के अंदर किस स्पीड से केमिकल रिएक्शन होने वाली है, ज्यादा फास्ट होगी, ज्यादा स्लो होगी। और ये कौन कंट्रोल करेगा? ये कंट्रोल करने के लिए होते हैं हमारे पास बच्चे लोग थायराइड हार्मोन्स। इट रेगुलेट्स द बेसिक मेटाबॉलिक रेट। मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस होगी अल्टीमेटली कौन कंट्रोल कर रहा है उसे? थायराइड ग्लैंड कंट्रोल कर रहा है, थायराइड हार्मोन्स कंट्रोल कर रहे हैं। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, थायराइड हार्मोन आर रिक्वायर्ड फॉर फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल। फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल। बच्चे लोग जो जो मैं फंक्शंस लिख रहा हूं, तो अगर थायराइड हार्मोन कम ज्यादा हो गया तो इन फंक्शंस अफेक्ट हो जाएंगे। अगर थायराइड हार्मोन कम हो गया तो फिजिकल मेंटल ग्रोथ कम, थायराइड हार्मोन ज्यादा हो गया तो फिजिकल ग्रोथ ज्यादा हो सकता है, ये हमें याद रखना है। इसके अलावा थायराइड हार्मोन क्या करता है? इट ऑल्सो हेल्प्स इन डिफरेंशिएशन ऑफ टिश्यू। टिश्यू डिफरेंशिएशन में भी थायराइड हार्मोन रोल प्ले करेगा। टिश्यू डिफरेंशिएशन। तो ये जो 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस मैंने लिखे हैं थायराइड हार्मोन्स के बारे में, ये आपको बाय हार्ट लर्न होने चाहिए। इसके अलावा आपको एक और जो इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि थायराइड हार्मोन्स कम ज्यादा हो गया तो काफी सारी डिसीजेस होती है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि थायराइड हार्मोन बॉडी में ज्यादा हो गया तो क्या होगा और कम हो गया तो क्या होगा। अगर थायराइड हार्मोन्स की लेवल ज्यादा हो गई उसे हम कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों लोग? हाइपरथायरॉयडिज्म। अब हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होगा? हाइपरथायरॉयडिज्म में थायराइड हार्मोन्स की लेवल बढ़ जाएगी। थायराइड हार्मोन्स की लेवल बढ़ गई तो क्या होगा? सबसे पहले एक होगा गॉइटर। एक क्या होगा? गॉइटर। दूसरा क्या होगा बच्चे लोग? एक्सोप्थैल्मस। एक्सोप्थैल्मस बोले तो क्या होता है? एक्सोप्थैल्मस बोले तो जो आईज होती है ना, आईज ऐसी बाहर आ जाती है, आईज ऐसी बल्जिंग फॉरवर्ड, आंखें ऐसी बाहर आती है उस पेशेंट की। आप कभी डायग्राम देखोगे नेट पे, गूगल पे बस इमेज सर्च करो हाइपरथायरॉयडिज्म वाले बंदे की, आपको दिखेगी उसकी आंख ऐसी बाहर आई हुई रहती है। तो एक्सोप्थैल्मस रहेगा। उसके अलावा क्या रहेगा बच्चे लोग? प्रोट्रूडिंग बेली। रुको, उससे इंपॉर्टेंट पहले मैं आपको एक बताता हूँ।
जिसे क्लासिकल हम देखते हैं कि हाइपरथायरॉयडिज्म में कि हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि पेशेंट का वेट लॉस होने वाला है। तो जब भी किसी भी बंदे का किसी भी बंदी का वेट लॉस हो रहा है या फिर वेट गेन हो रहा है कम समय के अंदर, डॉक्टर जो सबसे पहली टेस्ट एडवाइस करते हैं वो होती है थायराइड की टेस्ट। वो कौन सी टेस्ट होती है? थायराइड की टेस्ट। क्यों भाई? क्योंकि थायराइड हार्मोन ज्यादा हो गया हाइपरथायरॉयडिज्म में वेट कम हो जाएगा, और थायराइड हार्मोन कम हो गया तो वेट बढ़ जाएगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि थायराइड हार्मोन ज्यादा है तो बीएमआर, बेसिक मेटाबॉलिक रेट, ज्यादा हो जाता है। बेसिक मेटाबॉलिक रेट ज्यादा मतलब बॉडी के अंदर ज्यादा केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो ज्यादा से ज्यादा फैट बर्न होगा, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी यूज हो जाएगी और वेट लॉस हो जाएगा। इसके साथ साथ पेशेंट को हो सकता है टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया बोले तो क्या होता है? मैंने आपको लास्ट चैप्टर में ही सिखाया था, सर्कुलेशन वाले चैप्टर में। टैकीकार्डिया होता है इंक्रीज इन हार्ट रेट, और हो सकता है टैकीपनिया। टैकीपनिया क्या होगा? इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। टैकीकार्डिया इंक्रीज हार्ट रेट। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने ये जो पहला गोइटर लिखा, गोइटर माने क्या? गोइटर क्या होता है? गोइटर होता है स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड इन पेशेंट्स में। एक ऐसी मिड लाइन ऑफ द नेक में, इस रीजन में बड़ी सारी स्वेलिंग आ जाती है, उसे हम कहते हैं गोइटर। गोइटर इज enlargement of thyroid gland, enlargement of thyroid gland। तो ये है बच्चों हाइपरथायरॉयडिज्म के सारे फीचर्स। अब मैं आपको बताता हूँ हाइपोथायरॉयडिज्म के फीचर्स। अगर थायराइड हार्मोन की लेवल कम हो गई, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है बच्चे लोग? डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन्स। अब डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन्स अलग अलग एज ग्रुप में हो सकती है। अगर 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 हाइपोथायरॉयडिज्म इन्फेंट्स में हो रहा है, यानी कि छोटे सारे बच्चों में हो रहा है, और एडोलेसेंस में हो रहा है, एडोलेसेंस या अडल्ट्स में हो रहा है, तो उनसे अलग अलग नाम दिए हैं। अगर इन्फेंट्स में हो रहा है उसे हम कहते हैं बच्चे लोग क्रेटिनिज्म, उसे हम क्या कहते हैं? क्रेटिनिज्म। और अडल्ट या एडोलेसेंस में हो रहा है तो हाइपोथायरॉयडिज्म को उसे हम कहते हैं मिक्सिडेमा। उसे हम क्या कहते हैं? मिक्सिडेमा। तो आपको याद रखना है, क्रेटिनिज्म बोले तो हाइपोथायरॉयडिज्म इन इन्फेंट्स, मिक्सिडेमा बोले तो हाइपोथायरॉयडिज्म इन अडल्ट। दोनों में एक क्लासिकल फीचर रहेगा वेट गेन। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या रहेगा? वेट गेन। आपको अगर आंसर में वेट गेन दिख रहा है क्वेश्चन में, तो सीधा सीधा उसको हाइपोथायरॉयडिज्म से जोड़ देना, क्योंकि सडन वेट गेन हो जाना या सडन वेट लॉस हो जाना कम समय के अंदर, तो ये थायराइड हार्मोन से रिलेटेड हो सकता है। तो आपको याद रखना है डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन इन इन्फेंट्स रिजल्ट्स इन क्रेटिनिज्म, इन एडल्ट्स और एडोलेसेंस रिजल्ट्स इन मिक्सिडेमा। तो बच्चे लोग ये हो गया थायराइड हार्मोन्स के बारे में। हमने सुना था अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि थायराइड ग्लैंड में दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक होते हैं फॉलिकुलर सेल्स, दूसरे कौन से होते हैं? पैराफॉलिकुलर सेल्स। दूसरे कौन से सेल्स थे? पैराफॉलिकुलर सेल्स, या फिर दूसरा नाम था सी सेल्स। अब ये पैराफॉलिकुलर सेल्स या सी सेल्स ये क्या करते हैं? ये भी एक हार्मोन बनाते हैं। इनका हार्मोन है कैल्सीटोनिन। इनका हार्मोन क्या है? कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन बच्चों उसके नाम में ही है कि वो किसके रिलेटेड काम करने वाला है। कैल्सीटोनिन बेसिकली ब्लड में कैल्शियम लेवल मेंटेन करने में मदद करेगा। इट मेंटेन्स ब्लड कैल्शियम लेवल, ब्लड कैल्शियम लेवल। बेसिकली कैल्सीटोनिन क्या करता है? इट डिक्रीजेस, ये आपको याद रखना है, कैल्सीटोनिन डिक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल। ब्लड में कैल्शियम की लेवल ज्यादा बढ़ने नहीं देता है ये कैल्सीटोनिन। अब क्यों और कैसे ये हम देखते हैं।
कैल्सिटोनिन 3 जगहों पे एक्ट कर सकता है। सबसे पहले ये एक्ट कर सकता है इंटेस्टाइन पे, ये स्मॉल इंटेस्टाइन पे एक्ट करेगा और ये कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ही कम कर देगा। इट रिड्यूसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, इट रिड्यूसेस एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। अगर कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं किया तो ब्लड में कैल्शियम की लेवल बढ़ेगी क्या? नहीं, अपने आप ब्लड कैल्शियम लेवल कम हो जाएगी। सेकेंड, ये काम कर सकता है बोन्स पे। बोन्स पे कैसे काम करेगा? इसे ब्लड की कैल्शियम लेवल कम करनी है। हमें पता है बॉडी में मेनली कैल्शियम कहाँ पे होता है? बॉडी में मेनली कैल्शियम होता है हमारे बोन्स में और हमारे दांतों में। तो ये क्या करेगा? कैल्सिटोनिन इट इंक्रीजेस डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन द बोन्स, इट increases deposition of calcium in bones, जिसे हम कहते हैं, जिसे हमने कहा है मिनरलाइजेशन। इस स्टेप को हम क्या कहते हैं? मिनरलाइजेशन। और थर्ड, ये तीसरा काम कर सकता है किडनीज पे। तीसरा एक किस पे काम कर सकता है? किडनीज पे। अब किडनीज पे क्या काम करेगा? इसे ब्लड की कैल्शियम लेवल कम करनी है। एक तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, दो सबसे कॉमन ऑप्शन क्या है? तो कैल्शियम खाओ ही ना, मतलब जो खाया है उसे एब्जॉर्ब ही ना करो इंटेस्टाइन। अगर खा लिया है, बॉडी में कैल्शियम ज्यादा है, तो उसे ज्यादा से ज्यादा बाहर निकाल दो। बाहर निकालने का काम किसका है भाई साहब? किडनीज का। तो किडनी क्या करेगी? इट इंक्रीजेस excretion of calcium, it increases excretion of calcium। तो बच्चे लोग इन तीनों मैकेनिज्म से एक ही चीज होने वाली है, एक दो तीन, तीनों से क्या होने वाला है? ब्लड की कैल्शियम लेवल कम होने वाली है, डिक्रीज्ड सीरम कैल्शियम लेवल। तो ये होता है बच्चे लोग कैल्सिटोनिन का फंक्शन, जिसका ब्लड में कैल्शियम लेवल कम करना है। अब एक हार्मोन है जो कैल्शियम की लेवल कम कर रहा है, तो ऐसा कोई ना कोई तो होगा जो कैल्शियम की लेवल बढ़ाएगा। तो ये कौन बढ़ाने वाला है? इसके लिए होता है हमारा अगला हार्मोन, जो है पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन या पैराथायरॉयड हार्मोन, या फिर दूसरा नाम है कोलिप्स हार्मोन। दूसरा नाम क्या है? कोलिप्स हार्मोन। ये कौन बना रहा है? पैराथॉर्मोन या कोलिप्स हार्मोन या पैराथायरॉयड हार्मोन? ये बना रहा है हमारा, ये पैराथॉर्मोन बनाता है पैराथायरॉयड ग्लैंड। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड। बच्चों सबसे पहले एक पॉइंट, पैराथायरॉयड ग्लैंड की लोकेशन कहां पे होता है भाई पैराथायरॉयड ग्लैंड? अब उसके नाम में दिया उसके बारे में, पैराथायरॉयड। पैरा बोले तो बाजू में, किसके बाजू में भाई? थायराइड ग्लैंड के आजू बाजू रहेगा पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड इज लोकेटेड पैराथायरॉयड ग्लैंड की लोकेशन कहां रहेगी बच्चों पता है? जस्ट बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड, जस्ट बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड रहेगा पैराथायरॉयड ग्लैंड। अभी पैराथायरॉयड ग्लैंड कितने होते हैं भाई? थायराइड तो एक ही होता है इन द सेंटर, पैराथायरॉयड भी एक ही होता है क्या? नहीं भाई, पैराथायरॉयड होते हैं चार चार। दो सुपेरियर पैराथायरॉयड होते हैं और दो होते हैं इंफीरियर पैराथायरॉयड। टोटल कितने हैं? टोटल पैराथायरॉयड ग्लैंड है चार, दो ऊपर और दो नीचे। ये कहां पे लोकेटेड है? बैक साइड ऑफ द थायराइड, थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछू में लोकेटेड होते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। अभी हमने डिस्कस किया पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या सीक्रेट करते हैं भाई? पैराथायरॉयड ग्लैंड सीक्रेट करता है पैराथॉर्मोन। इसी का दूसरा नाम क्या बोला था अभी हमने? कोलिप्स हार्मोन। ये क्या करने वाला है? पैराथॉर्मोन या कोलिप्स हार्मोन, इसका काम अभी हमने बोला, ये जस्ट कैल्सिटोनिन के ऑपोजिट काम करता है। क्या ऑपोजिट करता है? कैल्सिटोनिन ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ा रहा था कि कम करेगा? ये क्या करने वाला है? ब्लड कैल्शियम लेवल कम करेगा। अब कैसे कम करेगा?
अब क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, एक था इंटेस्टाइन, दूसरा कौन सा था हमने बोला था किडनी, और तीसरा है बोन। सबसे पहले हमने इंटेस्टाइन लिखा था, इंटेस्टाइन, उसके बाद आता है बच्चों लोग किडनी, और फिर आता है बोन। अभी क्या क्या करने वाले, इंटेस्टाइन, किडनी और बोन। हमने देखा कैल्सिटोनिन ब्लड में कैल्शियम की मात्रा क्या कर रहा था, कम कर रहा था। अब ये बढ़ाने वाला है, पैराथॉर्मोन ब्लड की कैल्शियम लेवल बढ़ाएगा। ब्लड की कैल्शियम लेवल कैसे बढ़ने वाला है, वो कर रहा था मिनरलाइजेशन ऑफ द बोन, ये करेगा डीमिनरलाइजेशन ऑफ द बोन। वो कैल्सिटोनिन करता था मिनरलाइजेशन, मिनरलाइजेशन से क्या हो रहा था, मिनरलाइजेशन के कारण क्या हो रहा था बच्चों लोग, कि जो ब्लड का जो कैल्शियम है वो बोन के अंदर डिपॉजिट हो रहा था, तो वो ये कर रहा था कैल्सिटोनिन, ये कौन कर रहा है, कैल्सिटोनिन, जो कि मिनरलाइजेशन बोन कर रहा है। अब हमारा पीटीएच करने वाला है डीमिनरलाइजेशन, पीटीएच क्या करने वाला है, डीमिनरलाइजेशन। डीमिनरलाइजेशन बोले तो क्या होगा, डीमिनरलाइजेशन बोले तो बोन्स को तोड़ के उसका कैल्शियम बाहर निकाला जाएगा, बोन में से कैल्शियम निकाल के ब्लड में डाला जाएगा, कैल्शियम फ्रॉम बोन इनटू द ब्लड, बोन्स का कैल्शियम बाहर रिलीज करके ब्लड में आएगा, जिसके कारण ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी। दूसरा ऑप्शन था इंटेस्टाइन वाला, ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ानी है तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम रीअब्सॉर्ब करो। कहाँ से भाई, इंटेस्टाइन से। जब भी हम डाइट से कैल्शियम खाएंगे तो पीटीएच, इट इंक्रीजेस एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम intestine, it increases absorption of calcium from intestine, और स्पेसिफिकली कौन सा इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, जिससे ब्लड की कैल्शियम मात्रा बढ़ जाएगी। अब तीसरा किडनी से क्या होगा, किडनी का काम क्या होता है, कैल्शियम को एक्सक्रीट करो बाहर निकालो, तो हम उसका उल्टा कर देंगे, ये करेगा इंक्रीज, पीटीएच क्या करेगा, इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन, इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम किडनी, यानी कि कैल्शियम का एक्सक्रीशन कम करेगा। इन तीनों की तीनों चीजों से क्या होने वाला है, ब्लड कैल्शियम लेवल ये बढ़ने वाली है। ये क्या होने वाली बच्चों लोग, ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ेगी। तो ये हमें याद रखना है, ब्लड की कैल्शियम लेवल बढ़ने के लिए पीटीएच हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, दूसरा नाम है कोलिप्स हार्मोन। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, पीटीएच ज्यादा हो गया या कम हो गया तो क्या अफेक्ट हो जाएगा, पीटीएच ज्यादा हो गया तो क्या होगा भाई, पीटीएच का काम क्या है, ब्लड की कैल्शियम लेवल बढ़ाना। कैसे बढ़ाता है पीटीएच ब्लड की कैल्शियम लेवल, सबसे कॉमन चीज है, पीटीएच डीमिनरलाइजेशन ऑफ द बोन करता है। क्या करता है वो, डीमिनरलाइजेशन ऑफ द बोन, यानी कि बोन्स में से कैल्शियम निकालता है। बोन्स में से कैल्शियम निकाल दिया तो भाई बोन्स उतने ताकतवर है क्या, नहीं, बोन्स हो जाएंगे वीक, तो इट विल लीड टू ऑस्टियोपोरोसिस, इट विल रिजल्ट इन ऑस्टियोपोरोसिस। अब भाई ये ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, ऑस्टियो बोले तो बोन, पोरोसिस बोले तो, पोरोसिस क्या होता है, पोरस, पोरस यानी होलो, पोरस यानी क्या, होलो, या फिर वीक हो जाते हैं। जो हमारे बोन्स होते हैं, जो बोन्स होते हैं ये वीक हो जाते हैं, जिसके कारण अगर कोई बंदा या कोई बंदी थोड़ी सी जगह से भी, थोड़ी सी हाइट पे से भी गिर गए तो उनके बोन्स इजीली फ्रैक्चर हो जाएंगे। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या हो जाता है, इंक्रीज टेंडेंसी ऑफ बोन फ्रैक्चर। क्यों भाई, क्योंकि बोन्स में कैल्शियम ही नहीं है, तो बोन्स वीक हो गए, तो आदमी थोड़ी सी हाइट से भी गिर गया तो उसके बोन फ्रैक्चर हो सकते हैं। अब ये हो गया पीटीएच इंक्रीज हो गया। तो अगला देखते हैं, पीटीएच डिक्रीज हो गया तो भाई क्या होगा, पीटीएच कम हो गया, अब क्या होने वाला है, ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ेगी कि कम होगी, ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो जाएगी। डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल को भाई हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं टीटैनी। एक कंडीशन होती है जिसमें ब्लड कैल्शियम लेवल कम हो जाती है,
नॉर्मल ब्लड कैल्शियम लेवल होती है बच्चों लोग 9 से 11 मिलीग्राम पर डीएल। ये आपकी बुक में नहीं है वैल्यू, बट ये मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। नॉर्मल ब्लड कैल्शियम लेवल होती है 9 से 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इससे कम हो गया, रफली 7 मिलीग्राम पर डीएल से अगर वैल्यू नीचे चली गई, उसे कहते हैं टिटैनी। टिटैनी में सबसे मेन जो प्रॉब्लम होने वाला है वो होने वाले है कन्वर्जन्स एंड क्रैम्प्स। पेशेंट को बहुत ज्यादा पैर में मसल्स में कॉन्ट्रैक्शंस फील होंगे, क्रैम्प्स आएंगे। क्रैम्प आना मतलब सीवियर पेन होता है, पेशेंट जगह पे बैठ भी नहीं पाएगा, उसके मसल्स इतने कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और कन्वर्जन होगा, कन्वर्जन यानी चक्कर आए के पेशेंट को फिट आना, जिसे मराठी या हिंदी में कहते हैं, पेशेंट को फिट भी आ सकती है और वो कोलैप्स हो जाएगा जगह पे ही। उस केस में हमें इमरजेंसी उस पेशेंट को कैल्शियम लैक्टेट का सॉल्यूशन देना पड़ता है। किसका सॉल्यूशन देते हैं हम? कैल्शियम लैक्टेट या कैल्शियम ग्लूकोनेट का सॉल्यूशन देना पड़ेगा अगर पीडीएच की कम हो गई है उसके इमरजेंसी मैनेजमेंट में। तो ये बच्चे लोग इस पार्ट में हमने कवर किया है पाइनियल ग्लैंड, उसके बाद हमने देखा थायराइड और फिर पैराथायराइड। हमने मेजॉरिटी ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स कवर किए हैं। हम अगले पार्ट में दोबारा मिलेंगे कुछ और न्यू एंडोक्राइन ग्लैंड्स के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखो, अच्छे से समझो, एक बार एनसीईआरटी पढ़ लो, उसके बाद आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व करो और फिर से वीडियो देखो, आपके कंसेप्ट्स और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। बच्चे लोग इस पार्ट में यहीं पे रुकता हूँ, अगले पार्ट में दोबारा मिलेंगे। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।